पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अगला लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एलर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको एलर्जी के बारे में यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए जल्दी से आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, एलर्जी। अब ये एलर्जी क्या है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एलर्जी, दुनिया में जितना भी व्यक्ति है सबके पास कुछ ना कुछ एलर्जी है। मतलब हर एक व्यक्ति किसी भी छोटा एलर्जी या बड़ा एलर्जी से वो पीड़ित है। ओके, मतलब कह सकते हो कि एलर्जी हर व्यक्ति को कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। अब सवाल है कि एलर्जी है क्या। एक्चुअली आपने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार का सिस्टम है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोग कारकों से बचाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? फॉरेन पैथोजन से, जो बॉडी के बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आए हैं, हमारे बॉडी को जो बीमार करते हैं, उससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम बचाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ना थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, और ज्यादा एक्साइटमेंट में आके पूरा बर्बाद कर देता है चीजों को। अब एक्साइटमेंट कहने का मतलब समझो क्या हुआ। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने। अगर मान लीजिए कि आपके शहर में कहीं भी आप हैं, रहते हैं, तो वहां पे मान लो किसी प्रकार का बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया, तो वहां पे क्या होगा, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन आएगा, उस चीज को ठीक करेगा, है ना। जितना भी दंगा फसाद जो भी हुआ है उस चीज को ठीक करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब बहुत बड़ा दंगा वगैरह हुआ है तो वहां पे पुलिस आना जरूरी है। तब जब तक कि ऐसा नहीं होगा तब तक दंगा शांत भी नहीं होगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि किसी भी किराना स्टोर से, जनरल स्टोर से एक बच्चा एक बिस्किट लेके चुरा के चला गया। एक बिस्किट है, पार्ले जी का बिस्किट मान लो। अब उस बिस्किट के लिए तुम पुलिस प्रशासन बुला लो, हेलीकॉप्टर से पूरा निगरानी करवा लो, तो ये गड़बड़ बात है ना यार। एक बिस्किट के लिए तुम इतना तांडव करवा रहे हो, है ना। तो यहां पे समझो चीज को, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, उसके लिए तो पुलिस आना बहुत जरूरी था, लेकिन एक छोटा सा बिस्कुट चोरी होने के लिए इतना बड़ा प्रशासन का आना जरूरी नहीं था। ओके, तो इस छोटे से बिस्कुट के लिए इतना बड़ा प्रशासन आना, चीजों को देखना, यही है एलर्जी। कहने का मतलब, मान लो कि आपका ये बॉडी है, बॉडी में कोई भी सामान्य सा पैथोजन, बहुत ही नॉर्मल सा कोई भी फॉरेन पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल, बाहर बॉडी के बाहर वाला पार्टिकल अगर प्रवेश करता है हमारे बॉडी में, बहुत ही नॉर्मल सा पार्टिकल, और उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम इतना खतरनाक रिस्पॉन्स देता है, उसी को कहते हैं एलर्जी। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा सामान्य कारक के विरुद्ध बहुत ही अति प्रतिक्रियाशील शो करना, हाइपर सेंसिटिविटी शो करना, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा क्या कहलाता है? एलर्जी। मतलब तुम कह सकते हो कि एलर्जी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा हाइपर सेंसिटिविटी को शो करता है। बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, बहुत ही छोटे सामान्य कारक के कारण। ओके, उसी को कहते हैं एलर्जी। ओके, यहां पे एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स। एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स मतलब कि बहुत ही अति प्रतिक्रियाशील, बहुत ही अति संवेदनशील रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। अब सवाल है कि एलर्जी पैदा कौन करता है, उत्पन्न कौन करता है? ओके, एलर्जी जो है वो उत्पन्न कौन करता है? जैसे कोई भी रोग बोले तो डिजीज कौन काज कर रहा था? पैथोजेन। ओके, डिजीज कौन काज कर रहा था? पैथोजेन। लेकिन यहां पे डिजीज नहीं है, ये एलर्जी कोई रोग नहीं है, ये एक तरह का सिम्टम है इम्यून सिस्टम के द्वारा ये किया जाता है। ये क्या है? एलर्जी है। एलर्जी किसके कारण होता है? एलर्जी जो चीज उत्पन्न करता है उस चीज को बोलते हैं एलर्जेन। एलर्जेन के कारण एलर्जी जो है वो उत्पन्न होता है। आपको ये बात जो है याद रखना होगा, एलर्जेन के कारण एलर्जी उत्पन्न होता है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझो कि मान लो हमारा ये बॉडी है, छोटा सा बॉडी है। ओके, अब इसमें कोई भी एलर्जेन गया। अब ये एलर्जेन क्या होता है? एलर्जेन बहुत सारा चीज हो सकता है। कौन कौन चीज से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर सकता है, हाइपर रिस्पॉन्स कर सकता है? वो हो सकता है डस्ट पार्टिकल, ओके, माइट्स,
ओके, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर मतलब होता है जो भी जानवर, एनिमल्स जो घर में कुत्ता वगैरह पालते हो, उसका जो स्किन का जो खाल होता है ना, खाल, डेड सेल्स, स्किन का जो डेड सेल होता है उसी को कहते हैं डेंडर। ओके, पॉलन ग्रैंस, ये सब चीज जो है वो एलर्जेन के अंतर्गत आता है। ओके, आप कह सकते हो मतलब सीजन बोले तो समर, ओके, कोल्ड। कहने का मतलब, मान लीजिए कि अभी आप एक दूसरे जगह पे हैं, ओके, और आप कहीं और दूसरे जगह पे चले गए, बोले तो एक स्थान से अभी आप कहां पे हैं, जो भी स्थान पे हैं, अभी आपको अचानक कश्मीर भेज दिया जाए, ओके, कश्मीर का माहौल बिल्कुल अलग है, वहां का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो आपको वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका बॉडी जो है, आपकी बॉडी वहां के एनवायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, और आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम समझेगा भैया तुम हमको कहां लेके आ गए हो, हम अच्छे भले तो थे वहां, पता नहीं कहां कहां लेके आ गए हो। ओके, और आपका इम्यून जो है ना, इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा, आपका सर्दी होना शुरू होगा, जुकाम होना शुरू होगा, आप छींकना शुरू करोगे जिसको स्नीजिंग बोलते हैं। ओके, आंख बहना शुरू होगा, नाक बहना शुरू होगा, ओके, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट इज द सिम्टम ऑफ एलर्जी। मतलब समझो, अभी वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले समझो एलर्जन समझ में आया होगा। डस्ट पार्टिकल, माइट्स, एनिमल्स, डेंडर, पॉलन ग्रैंस, ये सब क्या है, एलर्जन है जो एलर्जी को काउज करते हैं। ओके, ये तो कुछ पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल्स के कारण जो है आपका एलर्जी जो है वो बढ़ जाता है, एलर्जी आपका दिखने लगता है। लेकिन कुछ मौसम्स भी हैं, जैसे कि ठंडा मौसम, गर्मी मौसम है ना, ये भी आपको एलर्जी काउज करता है। देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एलर्जी। मान लो हमको किसी और चीज से, जैसे कि दूध खाने से एलर्जी नहीं है, किसी और को दूध पीने से, खाने से, दूध का सामान खाने से एलर्जी हो सकता है। ओके, किसी को सी फूड से एलर्जी होता है, कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है, जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है व्यक्ति, है ना, और वहां पे भाई लोग, कुछ लोगों ने सी फूड ऑर्डर किया, सी फूड, और ओके, और सी फूड वहां पे खाए लोग, और जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं तो पांचों में 4 को सी फूड कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 5वां को सी फूड जो है ना एलर्जी काउज कर दिया और वहीं पे वो बेहोश हो गया। मतलब कि एलर्जी के कारण सोचो, सी फूड से भी एलर्जी हो सकता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा केस है। मतलब याद रखिएगा, बॉडी, किसी भी व्यक्ति का बॉडी किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी भी चीज के लिए शुद्ध है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। किसी को भी किसी चीज से एलर्जी हो सकता है। ओके, अब सवाल है कि एलर्जन तो हम समझ गए कि सर एलर्जन है ये आपका कोल्ड मौसम से भी एलर्जी हो सकता है, समर मौसम से भी एलर्जी हो सकता है, ओके, गंदे गंदे पार्टिकल से भी एलर्जी हो सकता है, ठीक है। अब इस एलर्जी को और अगर समझना चाहते हैं तो और समझिएगा, ध्यान से देखिए, सब ये कॉपी में लिख लेना भाई, एलर्जन किसको कहते हैं। अब जैसे मान लो हमारा बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन गया, एलर्जन जो है वो गया, ओके, अब एलर्जन जैसे ही हमारे बॉडी में गया तो हमारे बॉडी में है इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है इम्यून सिस्टम में बहुत सारा एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी बनता है, ओके। तो जैसे ही एलर्जन जाएगा हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी में उपस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबॉडी आईजीई टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू होगा। आईजीई प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू होगा, किसके खिलाफ, इस एलर्जन के खिलाफ। मतलब इस एलर्जन को किल करने में आईजीई एंटीबॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आईजीई एंटीबॉडी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शन। ओके, तो एलर्जी रिएक्शन के दौरान कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए समझते हैं। देखिए, अब एलर्जी होगा तो सिम्टम क्या है एलर्जी का। सिम्टम, अगर मैं बात करता हूं सिम्टम का तो ध्यान से समझो। सिम्टम, स्नीजिंग, रनिंग नोज, रनिंग आईज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब एलर्जी का सिम्टम है। ओके, अब सवाल है कि हमारे बॉडी में एलर्जी में एक्चुअली होता क्या है, एलर्जी में एक्चुअली हमारे बॉडी में होता क्या है, वो चीज आप समझो तब आपको और अच्छा लगेगा। आपने कभी किसी को देखा होगा कि रिएक्शंस हो गया, वो दवाई गलत खा लिया, उसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे दाना टाइप उठ गया, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एलर्जी। उसी को तो एलर्जी कहते हैं। अब समझिएगा एलर्जी क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में एक प्रकार का मास्ट सेल है, ओके,
ये मास्ट सेल क्या करता है, एक चीज का निर्माण करता है जिसका नाम है हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। ओके, मास्ट सेल से दो चीज निकलता है, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। तो जैसे ही आपके बॉडी में कोई भी एलर्जेन आएगा, तो एलर्जेन हमारे बॉडी के मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देगा, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देगा, और मास्ट सेल क्या करेगा, सेक्रेट क्या करेगा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सेक्रेट करेगा। ओके, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को सेक्रेट करेगा। और आपको पता है हिस्टामिन का जो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का इसका काम होता है। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है, हिस्टामिन क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, और डायलेट करने के बाद जो है वो बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। बात समझे? तो एलर्जी में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। तो सिंपल से आपको बात ये समझना है कि एलर्जी किसके कारण हुआ, एलर्जन के कारण। एलर्जन के कारण हुआ। एलर्जन स्टिमुलेट, जैसे हमारे बॉडी में एलर्जन प्रवेश किया, ये एलर्जन जो है मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देगा। ओके, अब मास्ट सेल जैसे ही स्टिमुलेट होगा तो वहां से सेक्रेट होगा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, और ये क्या करता है, वैसोडायलेशन का काम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ओके, अब अगर ज्यादा और बहुत अधिक अगर हमारे बॉडी में स्टिमुलेशन हो जाता है मास्ट सेल का, तो व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। बात समझे? सब कुछ डिपेंड करता है मास्ट सेल पे। ओके, तो हमारा इम्यून सिस्टम तो है ही, यहाँ पे मास्ट सेल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं, थोड़ा समझना। तो एलर्जी अब ठीक कैसे होगा? एलर्जी को ठीक करने के लिए मेडिसिन का जरूरत है। तो एलर्जी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का जरूरत है, जो ड्रग्स का यूज किया जाता है, वो सबसे पहले ड्रग जो है वो है एंटी हिस्टामिन। ओके, एंटी हिस्टामिन। और एड्रेनालिन का आप नाम सुने होंगे, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स। ओके, ये ड्रग्स जो हैं वो यूज होते हैं किसमें, एलर्जी को ठीक करने में। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा रखा है, एनसीईआरटी आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। ओके, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एलर्जी को ठीक करने में। ओके, तो ये सब क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग है। एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है वो एंटी हिस्टामिन है, एड्रेनालिन है, और कुछ स्टेरॉइड्स। ओके, अब यहां पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है एलर्जी में, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं, वो जो है कि एलर्जी को चेक कैसे किया जाएगा कि हमको एलर्जी क्या है। ओके, देखो आजकल मेडिकल साइंस बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया है ना, विभिन्न प्रकार के चीजों को हम लोग अप्लाई करते हैं एलर्जी को चेक करने में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, एक बार मैंने देखा था एलर्जी कैसे चेक होता है। क्या करता है डॉक्टर कि किसी भी व्यक्ति को हाथ लेता है, हाथ, ओके, और इस हाथ में बहुत सारा निडल्स, लगभग 20 से 25 निडल्स को जो है वो चुभो देता है। ओके, और प्रत्येक निडल्स में थोड़ा थोड़ा एलर्जेन तो समझते हो ना, एलर्जेन को प्रत्येक निडल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, डालता है एलर्जेंस को। और विभिन्न प्रकार का एलर्जेंस है, दूध का, दही का, फलना ढेकना जो भी है, 2500 में डालता है, और देखता है कि कहां पे कौन से निडल के पास स्किन जो है वो इन्फ्लामेशन कर रहा है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग हो रहा है। ओके, तो जिस स्थान पर स्वेलिंग होता है समझ लो उस चीज से उसको क्या है, एलर्जी है। वैसे पहचान लिया जाता है एलर्जी को, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ द एलर्जेन जो है यूज किया जाता है एलर्जी को चेक करने में। ठीक, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा? एलर्जी क्या है, हमारे बॉडी के द्वारा एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। एलर्जी में आईजीई प्रकार का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। एलर्जी जो है वो एलर्जेन के द्वारा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं जो एलर्जेन होता है वो हो सकता है डस्ट पार्टिकल, गंदे, जैसे सुबह सुबह झाड़ू देते हो तो झाड़ू देते समय स्नीजिंग आना शुरू होता है ना, तो वो भी एक तरह का एलर्जी है। तो क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, माइट्स हो गया, डेंडर स्किन, जो भी एनिमल का डेंडर है वो होता है, पॉलन ग्रैंस हो सकता है। ओके, इसका सिम्टम क्या है?
स्निजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब एलर्जी का क्या है, सिम्टम है। अब एलर्जी में होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स तो करता ही है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित मास्ट सेल भी स्टिमुलेट होता है, और मास्ट सेल के स्टिमुलेशन के कारण हिस्टामिन और सेरोटोनिन सेक्रेट होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। उसको हम आगे बताएंगे एनाफिलैक्टिक शॉक में और ही इंपॉर्टेंट और भी बहुत अच्छा तरीका से। ओके, और अगर मैं बात करूं एलर्जी का, तो एलर्जी में जो है वो क्या होता है, एलर्जी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं, एड्रेनालिन ड्रग देते हैं, और क्या देते हैं, अपन स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए। ओके, अब हम लोग जानते हैं एलर्जी आखिर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एलर्जी। ओके, तो टाइप्स ऑफ एलर्जी जो है वो समझना, देखो कॉपी में हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ एलर्जी। ओके, टाइप्स ऑफ एलर्जी, और सबसे पहला जो है वो है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल आस्थमा। ओके, दूसरा जो है वो है हे फीवर, तीसरा जो है वो है एनाफाइलैक्टिक शॉक। ओके, अब इसमें हम डिटेल्स बात करेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये तीनों। पहला है ब्रोंकियल आस्थमा। देखो आजकल बहुत ही मॉडर्न लाइफ हो गया मेरे भाई, आजकल बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लाइफ हो गया है, हमारे जीवन जो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही मॉडर्न तरीका से जी रहा है, बर्गर पिज्जा वाला दिन आ गया है ना। पहले के जमाना में क्या होता था, लोग घर का चीज मस्त मस्त खा के रहते थे हट्टा कट्टा, लेकिन अब क्या है, अब बर्गर पिज्जा में लोग अपना जीवन को व्यर्थ कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना। तो जो भी मेट्रो सिटी बड़े बड़े शहर के जो बच्चे हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आजकल बहुत ही जल्दी, अरे यार कोई बच्चा 3 महीना का उसका किडनी खराब हो गया, ये कोई बात हो गया यार, बच्चा पैदा नहीं हो गया किडनी खराब, बात समझ रहे हो ना। तो आजकल खान पान रहन सहन सब क्या हो गया है, चेंज हो गया है, इस चीज को थोड़ा समझना होगा आपको। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी हो, कितने बड़ा शहर में हो, लेकिन गांव वाला जो माहौल है ना वो शहर में नहीं आ सकता। हाँ, तुम अपने बना सकते हो गांव वाला माहौल, लेकिन नहीं आ सकता, नेवर। आजकल लोग थोड़ा मोड़ा पैसा रहता है, लोग सोचते हैं हम तो बड़ा वाला फल्लू फुल्लू बाबू है, हम तो बहुत महान आदमी है ना, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, हम उधर घूमने नहीं जाएंगे, हमको एसी वाला कार चाह रहे, मर जाओ यार चुल्लू और पानी में। एक गांव वाला बच्चा को देख लो, वो कहीं भी उसको भेज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम बॉयल आलू हो, कहीं भी फुटुक से फुट जाओगे, बात समझ रहे हो ना। तो गांव और शहर में बहुत अंतर है। अगर आप शहर के बच्चे को गांव में लाके रख दो, दूसरा दिन बीमार पड़ जाएगा यार, क्योंकि उसको ऐसा सुविधा नहीं है ना वहां पे, वो जिंदगी भर एसी में घूम रहा है, एकदम फिल्टर एयर में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे गांव में क्या है, यहाँ पे खुला खुल्लम सब चीजें, उसको वो 5 मिनट, शहर का बच्चा 5 मिनट जो है धूप में नहीं रख सकता, पूरा चेहरा खराब हो जाएगा उसका। ओके, लेकिन गांव के बच्चे दिन भर धूप में रहते हैं, कुछ नहीं होता उनको। ठीक, तो आजकल मेट्रो सिटी में क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो एलर्जी का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको जो है वो कहा जाता है बेटा तुम बाहर खेलने मत जाओ। उसको आज तक धूल से दर्शन नहीं हुआ है बच्चा को, और एक बैग उसको धूल में भेजोगे तो एलर्जी होगा ना यार। और गांव का बच्चा जीवन भर धूले में रहता है, बात को समझो। ओके, तो मेट्रो सिटी में आजकल बहुत ही व्यापक रूप से एलर्जी जो है वो फैल रहा है इन कंपेरिजन टू विलेज। तो मैं अगर विलेज और गांव और शहर में अगर कंपेयर करूंगा तो गांव का लाइफ बहुत ही बेहतरीन लाइफ है, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, ना ज्यादा पॉल्यूशन, ना ज्यादा ट्रैफिक, मस्त जीवन गांव में मिलता है। शहर में क्या है, बस शहर में क्या है, सुविधा, हाँ सिनेमा हॉल बगल में है, मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट्स बगल में है, यही है ना शहर में। तो तुम जल्दी से तुम बर्गर पिज्जा खा लोगे, और कुछ नहीं है, जीवन खराब है, याद रखना। और गांव का बात करते हो कि अगर गांव नहीं होगा ना तो शहर भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि खेती कहां होती है, शहर में छत पर तो खेती नहीं करोगे ना यार। ओके, गांव में ही खेती होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं गांव वाले बंदे को थोड़ा ज्यादा इज्जत दिया करो। ओके, चलिए, ये खैर फिलॉसफी हो गया, मैं आपको फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो मैं ये बात आया कहां से, ये ब्रोंकियल आस्थमा से आया। ब्रोंकियल आस्थमा आजकल मेट्रो सिटीज के बच्चे को बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट को ज्यादा फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका इन्वायरमेंट अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उनके बॉडी में अलग अलग चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक,
तो सबसे पहले अपन जो है ब्रोंकियल अस्थमा को जो है वो समझेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो है क्या। ये ब्रोंकियल अस्थमा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मत छोड़ना यार। अब ब्रोंकियल अस्थमा समझते हैं क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा। देखो अस्थमा मतलब होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, सांस लेने में तकलीफ आपको हो जाएगी। ओके, अब ये सांस लेने में तकलीफ कैसे होती है थोड़ा समझना। देखो दिस इज द ट्रैकिया। ओके, ये जो है वो आपका श्वसन द्वार है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रैकिया। आप यहां से क्या लोगे, सांस लोगे, और ये जो है वो किसमें खुलता है मेरे भाई, लंग्स में जिसको बोलते हैं। ओके, ये लंग्स एल्वियोलाई नाम तो सुना होगा आपने यार। ओके, ये जो है वो एल्वियोलाई का गुच्छा है, ठीक, ऐसे पूरा फैले रहता है लंग्स। ये लंग्स हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना चीजों। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप सांस लिए, ओके, आपने ब्रीदिंग किया, इनहेलेशन किया, तो मान लो एनवायरमेंट में अगर कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो एयर के द्वारा आपके फेफड़ा में, लंग्स में जो है चला जाएगा एलर्जेन, और जाने के बाद यहां पे क्या करता है, म्यूकस, जो म्यूकस सेल होते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है। मतलब जैसे ही एलर्जेन जो है लंग्स में आता है तो वहां पे उपस्थित म्यूकस सेल जो है उसको स्टिमुलेट करना शुरू होता है, और स्टिमुलेट करने के जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं ना इसके अंदर, लंग्स के अंदर जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें जो म्यूकस सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स उसको स्टिमुलेट करता है और वहां से म्यूकस का सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है। ओके, और सारे के सारे एल्वुलाई में क्या होता है कि म्यूकस भरना शुरू होता है। तो इसमें होता क्या है जनरली ब्रोंकियल अस्थमा में कि आप सांस तो अच्छा से ले लोगे, इनहेल कर लोगे, एक्सहेल नहीं होगा जल्दी। ओके, सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सांस को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बात समझे? तो होगा क्या कि पूरा म्यूकस इसमें भर जाएगा, और म्यूकस भरने के बाद जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएंगे। और आपको पता है जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो आपको अंदर से घबराहट होगा, है ना, आपका बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, आपका बॉडी त्राहिमाम करेगा। ओके, तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर बोलेगा भैया तुमको तो अस्थमा है, तुमको ब्रोंकियो डायलेटर का जरूरत है। क्या किसका जरूरत है, ब्रोंकियो डायलेटर का जरूरत है तुमको। अब ये ब्रोंकियो डायलेटर क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रोंकियो डायलेटर इस तरह का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऐसे फूकते हैं ब्रोंकियो डायलेटर से। ओके, उसमें एक मेडिसिन, साबुन का टिकिया जैसा एक मेडिसिन रहता है, उसमें से कुछ गैसेस निकलते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति ब्रोंकियो डायलेटर को सक करता, मतलब कि इनहेल करता है उसका, तो जो भी गैसेस रहता है उसके अंदर जो मेडिसिन रहता है वो लंग्स में जाता है, और जो भी लंग्स के अंदर जो म्यूकस है उसको डिप्लीट करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली जो है वो सांस लेने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जिसे भी अस्थमा होता है उसको ब्रोंकियो डायलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाता है लेना। ओके, इसको इनहेलर भी बोलते हैं, इनहेलर। ओके, ब्रोंकियो डायलेटर को इनहेलर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रोंकियो डायलेटर में अलग अलग भी मेडिसिन, बहुत सारे हार्मोन्स का भी यूज होता है ब्रोंकियो डायलेटर में। ओके, तो ये सब ज्यादा उतना जरूरी नहीं है, बस आप समझो कि ब्रोंकियो डायलेटर का यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा में। ओके, अब यहां पे जो ये कंडीशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ओके, और इन्फ्लामेशन कहने का मतलब जो भी एलर्जी रिएक्शन होता है लंग्स में उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाइटिस। ओके, ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस में होता क्या है ना कि जितना भी एल्वुलाई का जो भी रास्ता है वो सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंक्यूल्स के जितने भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, और सांस लेने में बहुत ज्यादा जो पेन होता है, दर्द देता है ड्यूरिंग अस्थमा, उसको बोलते हैं डिस्पैनिया। ओके, इसको डिस्पैनिया मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग। डिस्पैनिया का मतलब होता है पेनफुल ब्रीदिंग, याद रखना, डिस्पैनिया मतलब पेनफुल ब्रीदिंग। ओके, तो ये था आपका ब्रोंकियल अस्थमा।
ओके, तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो भी एल्वोलाई होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं ड्यू टू द एलर्जिन के कारण, और सांस लेने में बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें इनहेल तो कर सकते हो, एक्सहेल नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए डॉक्टर क्या देते हैं? ब्रोंकियोडायलेटर का सलाह देते हैं, जिसमें जो है वो एक ड्रग रहता है, साबुन के टिकिया जैसा ड्रग रहता है। वो ड्रग से जो गैसेस निकलते हैं, वो गैसेस जैसे ही लंग्स में जाते हैं तो जितने भी म्यूकस है सबको डिफ्लेट कर देता है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो जो भी इन्फ्लामेशन होता है, जो भी एलर्जन रिएक्शन होता है लंग्स में, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाइटिस। ओके, और इस टाइम ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है ड्यूरिंग द ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, और जो भी ब्रोंकियल अस्थमा के दौरान जो पेनफुल ब्रीदिंग होता है, पेनफुल ब्रीदिंग, उसको बोलते हैं अपन डिस्पैनिया। ओके, तो आपको इतना सारा बात जो है आपको याद रखना होगा। देखो, क्रैश कोर्स की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ लंबा लिफाफा नहीं बता रहा, क्रैश कोर्स पढ़ते रहो आराम से एकदम। ओके, तो ये था आपका ब्रोंकियल अस्थमा। अब आते हैं अपन हे फीवर पर। व्हाट इज हे फीवर? हे फीवर, जल्दी से कॉपी में हेडिंग डालिए, हे फीवर। तो चलिए अब बात करते हैं हे फीवर के बारे में। तो जल्दी से कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, हे फीवर। ओके, अब ये हे फीवर है क्या? तो वो हे फीवर, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि हे फीवर एक एलर्जी है। ओके, एलर्जी का टाइप है जो कि पॉलन ग्रैंड्स के कारण होता है। हे फीवर इज अकर बाय द पॉलन ग्रैंड्स। ओके, ये पॉलन ग्रैंड्स के कारण होता है। और इसमें होता क्या है कि आई का जो म्यूकोसा है और अपर रेस्पिरेटरी पासेज का जो म्यूकोसा है, अपर रेस्पिरेटरी पासेज एंड म्यूकोसा ऑफ आई बिकम हाइपर सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ओके, इसे कहते हैं फीवर। सिंपल सी बात है, हे फीवर में आपका आई और अपर रेस्पिरेटरी पासेज बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ओके, अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं, अगर आई में होगा तो क्या होगा और अपर रेस्पिरेटरी पासेज में होगा तो क्या होगा, थोड़ा समझना। देखो, अगर मैं बात करता हूं एक टर्म का जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, ओके, और दूसरा है राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड राइनाइटिस। ओके, तो कंजक्टिवाइटिस मतलब में होता क्या है, जो ये हमारा आई का जो कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा मतलब ये साइड वाला जो जगह होता है रेड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जिसके कारण आई जो है, आंख जो है वो बहने लगता है, रनिंग आई हो जाता है। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन्फ्लामेशन इन कंजक्टिवा ऑफ आई। कंजक्टिवाइटिस में होगा क्या, आई के कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा आंख बहना शुरू हो जाएगा, आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। ओके, एंड दूसरा है राइनाइटिस। यहां पे हम लोग नोज का बात करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी पासेज यही है, नोज, अपर रेस्पिरेटरी पासेज, नोज को हम लोग बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहां से हम लोग एयर को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फ्लामेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। ओके, नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नाक भी बहना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहा है, हे फीवर के कारण, क्योंकि हे फीवर में दो चीज होता है, आंख में प्रॉब्लम होती है और नाक में प्रॉब्लम होती है। तो आंख में अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस, यहां याद रखना वाइटिस, टिस, ये जो टिस है ना, टिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओके, और राइनाइटिस ये सफिक्स है, सफिक्स आपको याद रखना होगा, लाइटिस, लाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओके, तो कंजक्टिवाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई, और राइनाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन इज द म्यूकस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, और इसमें आंख और नाक में जो है प्रॉब्लम होती है, किसमें, हे फीवर में। आपको याद रखना होगा, हे फीवर जो है वो पॉलन ग्लैंड्स के कारण होता है। ओके, हे फीवर एक एलर्जी का प्रकार है जो पॉलन ग्लैंड्स के कारण जो है वो उत्पन्न होता है, जिसमें आंख और नाक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट वन इज द
एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। ओके, ये एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। देखो, जब भी किसी भी व्यक्ति को बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस जैसे बोलते हैं दवाई खाया रिएक्शन हो गया, ओके, तो वो एक तरह का एलर्जी ही है, एलर्जी ही होता है, बात समझे। अब जैसे ही कोई गलत मेडिसिन ड्रग्स आपने ले लिया और आपके बॉडी में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न हो गया, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलोगे देखो डॉक्टर साहब जो है ऐसा ऐसा हो गया है हमारे साथ, तो डॉक्टर साहब क्या करेगा, एक इंजेक्शन लाएगा किस का, पेनिसिलिन का, और आपको जो है वो पेनिसिलिन क्या कर देगा, लगा देगा पेनिसिलिन का इंजेक्शन, और कुछ देर के बाद जो है वो आप ठीक हो जाओगे। ओके, लेकिन हुआ क्या कि किसी व्यक्ति को रिएक्शन हुआ और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर जो है वो नहीं था क्लिनिक पे, उसका कंपाउंडर था। आजकल अलग अलग प्रकार के होते हैं डॉक्टर कंपाउंडर, झोला छाप, अटैची छाप, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, समझ गए ना। तो जिनको कुछ बुझा नहीं रहा है, नाम क्या मतलब डॉक्टर बन गए हैं, महान एमबीबीएस को फेल किए हुए हैं, वहीं पे देखो हजारों हजार की भीड़ लगी हुई है, बात समझे, आजकल ऐसा चल रहा है। तो अब डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था। कंपाउंडर बेचारा नया नया था, वो क्या सोचा कि अच्छा इसको रिएक्शन हुआ है तो चलो पेनिसिलिन देते हैं। अब पेनिसिलिन देख रहा है बेचारा, कंपाउंडर जो वो देख रहा है कि इस लड़का को तो पूरा एकदम पूरा बॉडी में रिएक्शन हो गया है, तो थोड़ा पेनिसिलिन का मात्रा बढ़ा देते हैं 2 ml की जगह 4 ml 6 ml दे देते हैं। अब जैसे ही 6 ml दे दिया, बेचारा जयराम जी, कहानी खत्म। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पेनिसिलिन का भी एक डोज होता है, अगर डोज से ऊपर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डोज से नीचे जाओगे फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पेनिसिलिन करता क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक में होता क्या है कि जैसे ही पेनिसिलिन का अगर अधिक मात्रा आपके बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी में जैसे ही पेनिसिलिन का अधिक मात्रा जाएगा, तो पेनिसिलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में उपस्थित मास्ट सेल को बहुत ही ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा क्या निकल जाता है, हिस्टामिन, बहुत ही ज्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ द पेनिसिलिन। अब ये हिस्टामिन क्या करेगा, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स को, पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। अब हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो अचानक डायलेट हो गए। अचानक डायलेट होने का मतलब, अब बताओ पतला पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है या मोटा पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है कि पतला पाइप में ही पानी का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे पाइप क्या हो गया, जो ब्लड वेसल्स क्या हो गया, चौड़ा हो गया, और चौड़ा होने के कारण ब्लड प्रेशर अचानक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हमारे बॉडी का पूरा ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बीपी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, और अचानक बीपी कम होने से डेथ हो जाएगी व्यक्ति की, मर जाएगा वो। इसलिए पेनिसिलिन भी सोच समझ के देना चाहिए। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द पेनिसिलिन में डेथ ऑफ द, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन जो है वो व्यक्ति को मार सकता है, और इसी को बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। शॉक मतलब समझ रहे बात। तो ये था एनाफाइलेक्टिक शॉक्स नहीं शॉक, ठीक है। तो 3 हमने आपको जो है बताया, पहला ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा है फीवर, और तीसरा जो है एनाफाइलेक्टिक शॉक। ओके, अब बात करते प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो बचाव यही हो सकता है कि आपको अलग अलग जगह जाने से बचना होगा। अगर आपको एलर्जी है तो उस चीज को आप जो है एवॉइड करो, अच्छा रहेगा। ओके, अगर आपको अस्थमा है तो ब्रोंकियोडायलेटर लीजिए, उससे आपको ठीक रहेगा, है ना। अगर आपको एलर्जी है तो और भी अलग अलग एलर्जी टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा किस चीज से आपको एलर्जी है, उसके बाद उस चीज को त्याग ही दीजिए, सबसे बढ़िया बात रहेगा। ओके, तो ये रहा एलर्जी। तो एलर्जी में हम लोग क्या पढ़े, एलर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी के द्वारा हाइपर सेंसिटिविटी शो करना, हाँ क्या कहलाता है, एलर्जी। एलर्जन के द्वारा होता है। एलर्जन हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल, माइट्स, पॉलन ग्रेन्स और एनिमल डेंडर। ओके, एलर्जी में क्या होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसके द्वारा एक एंटीबॉडी का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम है आईजीई। ओके, आईजीई टाइप का एंटीबॉडी जो है वो सेक्रेट होता है हमारे बॉडी से। ओके, और हम लोग जाने क्या क्या होता है एलर्जी में, जो सिम्टम होता है, स्नीजिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वाटरी आई, रनिंग नोज। ओके, ये सब जो है वो सिम्टम है। एलर्जी बहुत सारा प्रकार का होता है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, है फीवर हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया। ओके,
तो अगर आपको एलर्जी बहुत ही कम समय में आप रिवीजन हो गया तो प्लीज लाइक करके जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना ताकि और लोगों के पास चला जाए। धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें एवं उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।